मानस की तो अभी तक आवाज ही नहीं आई, कहाँ गया मानस? हेलो मानस। लगता है वो जो है रिक्वेस्ट माइक भेज के। म्यूट है। हाँ। सर आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही हाँ है बेटा। हाँ मानस, तुम्हें बताओ, तुम्हें कोई डाउट है कल के जो पढ़ाया था उसमें? सर मुझे कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हाँ। और एक्रेल कॉन्सेप्ट में। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, राइट। एक मिनट रुको जरा, लाइट आ गई है, मेन से कनेक्ट करते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत थी पहले ये बताओ जरा। तुम लोग को क्या समझ में नहीं आया एक्रूअल में? दोनों को दिक्कत हो रही है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन एक्रूअल कॉन्सेप्ट? पहले तुम बताओ आकर्ष, क्या समझ में नहीं आया इसमें, या फिर कोई डाउट है? तो समझ में ही नहीं आया। कोई समझ में ही नहीं आया, ओके। और तुम्हारा क्या है वो मानस? क्या सर पता नहीं नहीं। आया। समझ में नहीं आया। देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका ये बताता है दैट एट व्हाट टाइम यू शुड रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको किस टाइम पर रिकॉर्ड करना चाहिए, वो आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताता है। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि यू शुड रिकॉर्ड द आइटम ओनली at the time when any payment is due or any right is made, राइट आपको तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब कोई राइट बन जाता है किसी का, मतलब हमारे पास एक राइट टू रिसीव आ जाता है और हमारी एक ड्यूटी टू पे स्टैब्लिश हो जाती है कि हमको अब पे करना ही है, याद आ चाहे गया। चाहे बाद में ही करें, बट वी विल हैव हाँ टू पे दिस, दैट इज योर ड्यूटी टू पे। और ये ही हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। अब सर, इसमें क्या कंफ्यूजन है बताइए, एक एक सर करके। याद आ गया। नहीं याद तो आ गया, अगर कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो बता दो दोनों। नहीं सर, मेरे को तो नहीं है, पूरा पूरा याद आ गया। आपने वाला एग्जांपल दिया था कि मतलब मैंने मिस्टर एम से पैसे लिए, तो वो उनकी राइट टू, वो ड्यूटी टू पे उनकी, हमें राइट टू, हमारी ड्यूटी हो गई। पैसे नहीं, सामान। हाँ मतलब वही। हाँ मानस तुम बताओ सामान बेटा, में जो। क्या दिक्कत है? सर जब जब हम कोई भी सामान दे देंगे तब हमारे पे आ जाएगी राइट टू रिसीव। हाँ, राइट टू रिसीव आ जाएगा। अच्छा, और और जैसे देंगे उसके पास आ जाएगा ड्यूटी टू पे। राइट, ठीक है, आगे। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। नहीं। अब आपने पूछा कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में दिक्कत है एक। देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सर कॉस्ट मतलब कॉन्स ये वही बात है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाला। हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट कह लो या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट कह लो, बात एक ही है, हाँ राइट। ये कुछ हो गया कॉस्ट थोड़ा। कॉन्सेप्ट क्या होता है? द कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट यू शुड रिकॉर्ड द एसेट्स और the any of the assets at their cost only, means एक्विजिशन कॉस्ट पे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। किस पे? एक्विजिशन कॉस्ट, एक्चुअली मतलब जितने में आपने खरीदी है, ओरिजिनल प्राइस उसकी। राइट, ओरिजिनल प्राइस। देखिए हाँ। प्राइस और कॉस्ट में थोड़ा कभी कभी डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा आपको इलेबोरेट करने के लिए बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। हम्म, आपने जैसे कल हम बात कर रहे थे टीवी की, राइट। टीवी हाँ की जगह एक मशीनरी की बात करते हैं जो 50,000 रुपीज की थी। हाँ अब मशीनरी थोड़ी हैवी होती है, उसको आपके प्लेस तक लाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा होता है, राइट। जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी की टर्म्स में कैरेज इनवर्ट्स। हम्म, जो खर्चा होता है उसको मंगवाने के लिए, राइट, मींस मान लीजिए 1,000 रुपीज उस पर खर्च हो गए, हम्म, मशीनरी आई, एंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ दैट मशीनरी आपके 1,000 रुपीज और खर्च हो गए। हाँ सो योर कॉस्ट विल बी 52,000 रुपीज, and the depreciation will also be charged at 52,000 rupees, and you will record the cost at 52,000 rupees। सर, अब ये कोई डाउट? 1000 रुपीज हमने इंस्टॉलेशन के तो लिए थे, मतलब जैसे हमने ईएमआई पे लिया तो हर साल उसके तो टैक्स भरना पड़ता नहीं नहीं। नहीं नहीं, इंस्टॉलेशन अलग है बेटा। इंस्टॉलेशन वो है कि आपके यहाँ पे जब मशीन आई, मशीन को आपको यूज करने के लिए जो जो उस पर खर्चा करवाना पड़ा, जैसे एसी लिया, अच्छा एसी को अच्छा। इंस्टॉल करवाने के लिए जो खर्चा लगा वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हुए ना। ओके।
ठीक है, तो एक्विजिशन डेप्रिसिएशन कब से लगना चालू होगा? डेप्रिसिएशन बेटा उस दिन से लगना चालू होता है जिस दिन से आप जो है कोई भी मशीन एक्वायर करते हो, मतलब जिस मतलब दिन से परचेज वो, करते हो। जिस दिन से परचेज नहीं, जिस दिन से आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो। हाँ हाँ। आपके यहाँ पर आ गई, आपके यहाँ इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉल होने के बाद जिस दिन से वो यूज होना शुरू हो जाए उस दिन से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ओके। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट? नहीं। अब देखो एक मिनट रुको यार, मेरे जो स्पीकर की बैटरी डाउन हो रही है, एक मिनट चार्जिंग पे लगा दूं। हेलो। यस सर। हाँ, तो हम लोग थे कहाँ पर? एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर। अब देखिए अकाउंटेंसी क्या कहती है। अकाउंटेंसी सेज दैट अगर आप मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, सो यू शुड रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यस सर। ओके, आपको किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? एट कॉस्ट माइनस और मैंने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में से जब आप माइनस कर देते हो जो अमाउंट आती है उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए। अब सर। सोचिए कोई ऐसी एसेट थी जिसकी वैल्यू बढ़ गई, कोई ऐसी एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ गई। बेसिकली इसके अंदर जैसे आते कि- हैं हमारे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? मान लीजिए आपके पास पैसे थे, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के डाल दिए, राइट? शेयर्स तो समझते हो ना आप लोग, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ है ना? तो जैसे आपने, कंपनी के सर शेयर्स होते हैं, उसे हम हाँ, लोग बेच देते हैं, फिर ले लेते हैं, उसकी राइट वैल्यू राइट बढ़ जाती है। राइट। अब मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदे, और जब आपने शेयर खरीदा 10 रुपए का एक शेयर था, और आपने हाँ। 1000 खरीदे ऐसे, हाँ तो आपके पास टोटल कितने रुपीज इन्वेस्टेड है? 10,000 रुपीज है। 10,000। हाँ अब शेयर का प्राइस बढ़ता है गिरता रहता है, राइट? सो इफ द प्राइस इज इंक्रीज्ड टू 12, then at what price you will record it in your books? At 12,000? यस सर। Manas? यस सर। Okay. And if the price is reduced to 9, you will record it at 9,000। 9,000। 9,000. बस यहीं पे आप गलत हो गए। You will not record it at 12,000. सर You will तो record it at 10,000. क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सर वो हमें प्रॉफिट हुआ इसलिए हमने नहीं लिया। अभी रुक जाओ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट यू शुड ऑलवेज रिकॉर्ड द asset at its cost, or if it is depreciable, then you should record it at cost minus depreciation, right? ठीक है। तो हाँ, आप इसको 12,000 पे रिकॉर्ड नहीं कर करेंगे। सकते हैं, बट यू मे और यू कैन रिकॉर्ड इट एट 9,000 ठीक। बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन अकाउंटेंसी जिसको हम लोग कहते हैं प्रूडेंस। अब यहां से प्रूडेंस आता है। कल मैं सोचा था कि आपको बाद में बताऊं प्रूडेंस, तभी मैंने कहा था कि आप लोग जो अभी कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे थोड़े बहुत डाउट्स आएंगे वो अब बाद में क्लियर करेंगे, बट पूछ लिया तो क्लियर कर ही ले रहे। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस का अकाउंटेंसी के अंदर। सर वो ये कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड। इस केस में आपको लग रहा था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लग रहा था, देन यू शुड इग्नोर इट। आपने उसको 12,000 पे रिकॉर्ड नहीं करा। जब आप उसको बेच दोगे, जब आपको प्रॉफिट मिल जाएगा उससे, तब आप उसको रिकॉर्ड करिएगा। अकाउंटेंसी ये कहती है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है तब तक। और यहां पर क्या हुआ, लॉस है तो एक्सपेक्टेड लॉसेज आर रिकॉर्डेड, तो एक्सपेक्टेड लॉस हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया। सर। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ पक्का अच्छे से आ गई प्रूडेंस? सर मतलब यही तो था कि जैसे अगर हम प्रॉफिट बिल्कुल जब एंड में मिल जाएंगे पैसे तब हम रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे प्रॉफिट वाला, और लॉस कर सकते हैं। राइट राइट। प्रूडेंस यही है हाँ कि जो है आप उसको
रिकॉर्ड को मतलब जो रिकॉर्ड करते हैं, अगर लॉस एक्सपेक्टेड है उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, सर और अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। राइट। ये हमारी क्या है कि मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, और मार्केट वैल्यू कम हुई तो एट दैट मोमेंट ओनली वी रिकॉर्डेड इट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। आई होप समझ में आ गई होगी बात ही वाली। यस सर। कोई डाउट हो दोनों में से किसी को पूछ सकता है। सर ये हम डेली बेसिस पे मतलब कब कब रिकॉर्ड करते हैं? देखिए, रिकॉर्ड आप अकाउंटेंसी में डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते, मतलब जो है ईयर एंड पे भी कर सकते हैं, मंथ एंड पे भी कर सकते हैं, या फिर क्वार्टर एंड पे भी कर सकते हैं, या हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी छोटी है, ठीक है। राइट। अगर कोई कंपनी है, एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने वो देखी वेब सीरीज हर्षद मेहता वाली जो आई थी? यस सर। यस सर। Yes, स्कैम sir. 92। हाँ, 1992। उसकी कंपनी का नाम क्या था? ग्रोमोर। ग्रोमोर, राइट। हाँ। अब ग्रोमोर जैसी कंपनी है जो शेयर्स के अंदर ही इन्वेस्टेड रहती है डेली, यस सर। और अगर वो इन्वेस्टेड रहती है तो उसके लिए डेली ऐसे बैलेंसेस मैच करना इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑन दी अदर हैंड मैं भी थोड़ा बहुत शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, तो जब मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं उसके जितना तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, नॉर्मल सी बात है। यस सर। बट जो है जब भी मैं अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ या फिर अपना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड जो मेंटेन करता हूँ उसके अंदर अगर मैं अकाउंट मेंटेन करूंगा तो प्रूडेंस का प्रिंसिपल फॉलो करूंगा, राइट। अब वो तब फॉलो करूंगा जब भी मैं अपनी अकाउंटिंग करूंगा। अब हाँ। उनका तो बिजनेस ही है, तो वो तो डेली अकाउंटिंग करते हैं इस चीज की, डेली कितना उनका बैलेंस क्लोज होता है, सर राइट। मतलब जो बड़े बिजनेस होते हैं वो डेली करते हैं, मतलब राइट, इनके बहुत बड़े बिजनेस है। राइट। जो जैसे छोटा है वो कभी भी कर सकता है, हाँ, मतलब एंड में। वो इट ऑल हाँ। डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन कब करती है, ठीक है। हाँ। ठीक। मानस, क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है। ठीक है। हम लोगों ने कल कितने कर लिए थे? सर हमें यहाँ से करना था मैचिंग कॉन्सेप्ट से। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ओके ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट, वो याद है? सर ड्यूअल एस्पेक्ट होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो मतलब कोई भी चीज़ हमारे अकाउंट से क्रेडिट होती है तो दूसरे अकाउंट में डेबिट भी होती है। हाँ राइट। उसमें क्रेडिट डेबिट और एक वाली। इक्वेशन भी बताई थी मैंने जिसको कहा था ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। वो असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज लाइबिलिटीज प्लस प्लस कैपिटल और राइट, एक और। राइट। हाँ। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल। ये हमने पढ़ा कैपिटल। था। हाँ। उस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को मैचिंग कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। अब समझो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसीलिए पहले याद करवा दिया कि ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है। अब मैचिंग पे आ जाओ कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि हमारे अकाउंट्स के जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, वैसे ही हमारी अकाउंटेंसी के और एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनकम, और इनकम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। हाँ। देखिए क्या होता है, थोड़ा आपको बता दे रहा, आपका ये लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का, जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे तब ये कर रहे होंगे चैप्टर ये वाला। चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, राइट। कि हम लोग जो है फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो जब फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो एक अकाउंट बनता है उसके अंदर जिसका नाम होता है पी एंड एल अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके अंदर बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में एक अकाउंटिंग ईयर में, जैसे साल के एंड में ही बनाते हैं, तो साल के एंड में नेट कितना प्रॉफिट हुआ, नेट कितना लॉस हुआ, इनकम खत्म हो गई, राइट। तो हमारा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि यू शुड मैच द इनकम ऑफ द सेम ईयर विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेम ईयर। बात समझ में आ रही है ना? कि अगर हम इस साइड नहीं आई, अगर हम इस साइड ईयर 2021 की इनकम लिख रहे हैं, तो इस साइड हम एक्सपेंडिचर भी ईयर 2021 का ही लिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है एक्सपेंडिचर किसी और टाइम का लिख दें। बात समझ में आई? अब देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट की जरा लाइन पढ़ लीजिए। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट
According to this concept, in determining the net profit from business operations, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue only. Right? कि जो incomes हैं वो उसी के expenditure के according जो है कैलकुलेट होनी चाहिए. हमको अगर नेट इनकम निकालनी है तो हमको इनकम भी इसी टाइम की लेनी चाहिए और एक्सपेंडिचर भी इसी टाइम के लेने चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि एक अकाउंटिंग ईयर के आप इनकम ले रहे हैं, अगले अकाउंटिंग ईयर के आप एक्सपेंडिचर ले रहे हैं. अब बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे. ठीक है हाँ. आकर्ष? यस. ठीक है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. राइट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देखिए, ये कहता है कि हमारा जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए. राइट, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ आइदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट. मतलब वही है कि हमको अकाउंटिंग बिल्कुल सही से करनी चाहिए. ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर कोई जो है गलत एंट्री करते हैं या फिर हमारी कोई मैनेजमेंट से कोई लड़ाई हो गई तो हम अकाउंटेंट है उसकी, हमने अकाउंटिंग गलत कर दी. एक तरीके से एथिकल वाली बात आ जाती है इसके अंदर. ठीक है, समझ में आया नहीं आया? नहीं. नहीं आया? नहीं. बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट वी शुड डू द अकाउंटिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ अवर पर्सनल बायसनेस. पर्सनल बायसनेस अगर हमारी कोई मैनेजमेंट से है, हमारा कोई पर्सनल झगड़ा है मैनेजमेंट से, तो उस चीज को अलग करते हुए हमको अकाउंटिंग करनी चाहिए. एंड आवर अकाउंटिंग शुड बी ट्रू एंड फेयर. बस यही वाली बात कही है. हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्टॉक की वैल्यू गलत दिखा दी किसी तरीके से. हमको ये नहीं करना चाहिए कि डेटर्स थे उनको राइट ऑफ कर दी गलत तरीके से. तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए. बस ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है. ठीक है? ठीक है. राइट. अब आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस पर. राइट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं? हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में कल पढ़ ही लिया था कि बहुत सर, ये टाइम कॉन्सेप्ट लिखने हैं क्या? क्या ये कॉन्सेप्ट हमें लिखने हैं? कॉन्सेप्ट अगर लिखने हैं तो बता दो, मैं लिखवा दे रहा. फिर कौन कौन से लिखने हैं तुमको बताओ. सर, एक ड्यूल और मैचिंग कॉन्सेप्ट लिखवा दीजिए. ड्यूअल एस्पेक्ट लिखवा दिया था कल? नहीं सर, कल सर बस कोई भी आपने नहीं लिखवाया था. यहाँ तक बस लिखवाया बोलता है, था, गोइंग कॉन्सेप्ट तक लिखवाया था बस. अच्छा, गोइंग कंसर्न तक लिखवाया था. वो सर. ओके, तो देखिए किस किस के बारे में लिखना है. सबसे पहले आपका आएगा बिजनेस एंटिटी, है ना? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखिए. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज दैट यस सर. the owner of the business and the business itself The owner of the business and the business itself are two different entities. यस सर. ठीक है, अब आ जाइए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर. मनी मेजरमेंट कहता है कि ओनली मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ओनली दोज एस्पेक्ट्स of the business should be recorded in the books of accounts Only those aspects of business should be recorded in the books of accounts which have a monetary value. Which have a monetary value. या फिर आप ब्रैकेट में ले सकते हैं वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी वैल्यू के आगे. गॉट इट?
Yes, sir. Sure. Next is your accounting period concept. Accounting period concept says that Hmm. the books of account should be maintained Says that. books of account should be maintained for a says that books of accounts should be maintained for a specific period of time to ascertain the financial position of the business. To ascertain the financial position of the business. ठीक है, इसके बाद लिखिए इन इंडिया द अकाउंटिंग या फिर इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर इज said to be from 1st April to 31st March. Said to be हटा दो is from 1st April to 31st March. अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कॉस्ट कॉन्सेप्ट. According to this concept, the assets are generally recorded at cost. अच्छा। ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्विजिशन प्राइस. ठीक है, एक्विजिशन प्राइस. देयर आर सम एक्सेप्शंस there are some exceptions to this principle. नंबर 1 एक्सेप्शन लिख लीजिए. एक सेकंड। हाँ। नंबर 1 एक्सेप्शन है आपका depreciable assets are recorded at cost minus depreciation, जिसको हम लोग कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिटन डाउन वैल्यू. लगता है इसके भी नोट्स बनाने पड़ेंगे. चलिए, रिटन डाउन वैल्यू. और सेकंड एक्सेप्शन लिख लीजिए श्योर। inventory is valued at cost or market price, whichever is lower. हो गया. Yes, sir. ठीक है, अभी ना ये जो सेकंड एक्सेप्शन लिखवाया है इसको और अभी समझेंगे प्रूडेंस के अंदर. जब प्रूडेंस अच्छे समझेंगे तो उसके अंदर समझेंगे. ठीक है, और AS2 में भी समझ लेंगे. फिर उसके बाद है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट जरा एक बार खुद लिखने की कोशिश करना. जितना समझा थोड़ा बहुत खुद भी तो लिखने की कोशिश करो, एक्सप्रेशन आएगा थोड़ा बहुत. लिख लो तो बता देना.
लिख लिया? अच्छा। यस सर। बोलो जरा क्या लिखा है। Sir, it states that every business transaction affects at least two accounts. If one account is debited, then other account will be credited. ओके, राइट। Sir, और तुम बताओ जरा आकर्ष। every business transaction is recorded, and in every transaction have at least two accounts. One is debit and other is credit. टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, फिर उसके बाद वन इज डेबिटेड अदर इज क्रेडिटेड, ठीक है। Yes, sir. उसके आगे फिर अकाउंटिंग इक्वेशन और लिख लीजिए, जो कि होती है आपकी एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन और लिख लो ड्यूअल एस्पेक्ट के आगे। ड्यूअल एस्पेक्ट के आगे नेक्स्ट इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज समवॉट टू एक्रूअल ओनली, राइट? लिखवाऊं? Sir, एक Sir, second. एक मिनट। हम्म, Yes, sir. ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन लिख लीजिए। तुम्हारा हो गया मानस? Yes, sir. ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट the revenue should be recorded और should be recognized। recorded की जगह the revenue should be recognized। recognize करने का मतलब ही record कर लेना। the revenue should be recognized when the delivery of the product is made to the consumer or to the customer। consumer तो आप इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ रहे हो। to the customer, When the delivery When of the delivery product, of delivery of the goods is made to the customer not on the basis of the fact that money has received for the sale or not। fact that money has been received for the sale or not, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी अब। सर ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यस सर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन अभी अभी जब मैं समझा रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत जुड़े एग्जाम्पल आया, उससे और समझ जाओगे। दोबारा आते हैं हर्षद भाई पे, ठीक है। अब देखिए आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में सब कुछ डीमटीरियलाइज्ड है। मतलब आप जो है हाथों हाथ इंटरनेट के थ्रू जो है शेयर्स बेच सकते हैं। शेयर्स बेचेंगे आपके पास तुरंत 1 मिनट में उसका पैसा आ जाएगा, राइट? right. पहले ऐसा नहीं था, आपने उसमें देखा होगा रिंग में जाके ट्रेडिंग होती थी, है ना? Yes, sir. हाँ तो उस टाइम पर मान लो हर्षद भाई ने किसी को शेयर्स बेच दिए। अब जब उन्होंने किसी को शेयर्स बेचे हैं तो उसके पैसे कुछ टाइम बाद आते हैं, राइट? अगर आपने जब वो अपने फ्रेंड को समझा रहा तो फिर कह रहा था कि आप 10 दिन में बेच सकते हो, समझ नहीं पा रहा था, वो वाला सीन देखा हो ध्यान से, तो उसने वो यही बता रहे थे कि अगर आप शेयर्स किसी को बेच देते हो, आपने सेल कर दिए, अब वो सेल करने के बाद जरूरी नहीं है आपके पास पैसा उसी दिन आ जाए। पैसा कई बार उस टाइम पर, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसे होती थी ऑफलाइन, तो 15 डेज के अंदर पेमेंट आता था लगभग। सो हर्षद मेहता विल रिकॉर्ड sale of those shares on the date on which the delivery is made to the person who is buying it, not on the day of receiving the payment। okay, बात समझ में आ गई मानस? जिस दिन उसने बेची उसी दिन वो करूँगा। राइट, जिस दिन सेल, किस दिन रिकॉग्नाइज हुई? सेल तो उस दिन रिकॉग्नाइज हुई ना जिस दिन जो है उसने शेयर्स बेच दिए। पैसे तो बाद में आता रहेगा, पैसे का क्या है, बट सेल तो उसी दिन रिकॉग्नाइज हो गई, प्रॉफिट तो उसी दिन नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर बाद में पैसे नहीं दिए तो? बाद में अगर पैसे नहीं दिए तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है।
बट हमारे पास फिर ये वाली चीज भी तो रहनी चाहिए ना एक रिकॉर्ड के लिए कि हमने सेल करी तो पैसे नहीं आए। याद से कोई पेपर पे साइन होते हैं कि आपको इसके पैसे नहीं, हमने शेयर खरीदे थे। वो चीज अलग होती है, वो तो बात ही बात है। वो प्रोमिसरी नोट होते हैं, वो आपके है बिल ऑफ एक्सचेंज, इस बार पढ़ोगे आप। ठीक है, फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई। अब रिकॉग्निशन क्या होता है, रिकॉग्निशन कब होता है? हाँ ठीक है, आ गए। ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो रिकॉग्निशन के लिए ये वाली बात समझ लो कि जैसे ही हमारे कस्टमर के पास डिलीवरी हो गई गुड्स की, हम ये मानते हैं कि रिकॉग्नाइज हो गई है सेल, पैसे कभी भी आते रहे उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा। नेक्स्ट इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स व्हेन the receipts of when the receipts of one accounting year are recorded for ascertaining the net profit, फॉर ascertaining the net profit, for finding out the net profit, then the expenditure, या फिर देन रिसिप्ट लिखा तो पेमेंट लिखिए, देन पेमेंट्स ऑफ द सेम accounting year should also be recorded, right? सेम अकाउंटिंग ईयर आर बी रिकॉर्डेड। हाँ, should be recorded या are to be recorded, बात वही है। लिख लिया। यस सर। यस। नेक्स्ट इज योर objectivity concept. The objectivity concept states that the person maintaining the books of accounts, the objectivity concept states that the person maintaining the books of accounts should be free from the person maintaining the books of accounts should be free from personal biasness. biasness तो पता है ना आप लोग को? हाँ। should be free from personal biasness यस सर। of the management, of either of the management or the person preparing the accounts, right? मैनेजमेंट को भी बायस नहीं होना चाहिए, पर्सन को भी बायस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट पेज पे आपके डिफरेंस बता रखा है कॉन्सेप्ट्स के बीच में और कन्वेंशंस के बीच में, राइट? तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़े थे वो सब कॉन्सेप्ट्स थे, स्टार्टिंग से लेकर जो हमने पहले सीएजी पढ़ा था, कंसिस्टेंसी एक्रूवल गोइंग कंसर्न, और उसके बाद जो हमने ये पढ़े हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट तक, ये सब कुछ हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस कि आप जब जो है लीगल पोजीशन का जब डिस्टिंक्शन का पहले पॉइंट पढ़ेंगे, कन्वेंशन का आपका क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस बेस्ड अपॉन कस्टम्स और यूजेज और जनरल एग्रीमेंट, राइट? दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एग्रीमेंट। ऐसी चीज जो बहुत टाइम से होती आ रही है और अब हम ये मानते हैं कि यही सही है, वो हमारी कन्वेंशन बन जाती है, प्रथा। ठीक है? ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ बेटा बोल दिया करो, लगता है कि आवाज नहीं पहुंची, बीच में कनेक्शन टूट गया। नेक्स्ट, अब हमारे जो है कन्वेंशंस 3 होती हैं। पहली है हमारी फुल डिस्क्लोजर,
दूसरी है आपकी मटीरियलिटी, राइट, एक फुल डिस्क्लोजर है, दूसरी क्या है, मटीरियलिटी। फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी एक तरीके से आप कहेंगे कि सर अभी जो पढ़ा है उसी को उल्टा पढ़ा दिया फिर से। एंड द थर्ड वन इज योर प्रूडेंस, या फिर इसको कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, रूढ़िवादिता हिंदी में, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, पहले बात करते हैं फुल डिस्क्लोजर की। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसको हमको पूरी तरीके से बताना चाहिए अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स ऐसे मेंटेन नहीं करने चाहिए कि हमारे बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई है और हमने वो चीज नहीं बताई है, वो फुल डिस्क्लोजर के अंदर आती है। बात समझ में आ गई? फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? यस सर। कि हमें अपने अकाउंट्स को बिल्कुल साफ सुथरा बनाना साफ चाहिए, सुथरा। सच्चा बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप अकाउंट्स गलत बना रहे, झूठे बना क्योंकि रहे। अगर झूठ बनाए तब इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी तो दिक्कत होगी, इसलिए बेटा इनकम साफ। टैक्स की रेट तो बाद में ही पड़ जाएगी, तुम इनकम टैक्स पे इतना क्यों जाते रहते हो फिलहाल? सर ये सब उसी के लिए तो है, उसके लिए नहीं है। ज्यादातर मतलब सर जब भी इनकम टैक्स की रेट पड़ती है मूवी में सबसे पहले अकाउंट चेक कर दे जाते हैं सबके कि क्लियर है नहीं, और अगर क्लियर नहीं होते तो फिर सब देखा जाता है। बेटा जैसे ना मूवी के अंदर इनकम टैक्स की रेट दिखाते हैं ना, वैसे असल में होती नहीं है। असल बात ये है, ठीक है, मतलब जितना दिखाया जाता है कि मूवीज के अंदर की इनकम टैक्स की रेट पड़ी और सब लोग जो एकदम से बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में चलते रहते हैं, ऐसा सर। कुछ नहीं होता। इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी इंसान होते हैं, वो भी जो है करप्ट होते हैं, और वो भी कई बार जो है गलत आदमी को पकड़ लेते हैं, और कई बार अकाउंट्स में भी जो गलतियां होती है वो नहीं पकड़ पाते हैं, राइट। अब आ जाए कंटिजेंट लायबिलिटी के ऊपर। यस सर। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है? फुल डिस्क्लोजर से इसका रिलेशन समझ लीजिए। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी लायबिलिटी जो असल में अभी तक अराइज नहीं हुई है, राइट, अभी तक वो लायबिलिटी है नहीं, बट वो लायबिलिटी बन सकती है किसी इवेंट के होने या ना होने से। समझ में आ रही है बात? नहीं। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके ऊपर एक मान लीजिए केस चल रहा था, और आपको पता है कि अगर आप केस हार गए तो आपको मान लीजिए 5 लाख रुपीस का फाइन वगैरह कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। ये लायबिलिटी अभी तक आपकी खड़ी नहीं हुई है, लायबिलिटी अभी तक आपको पे ऑफ नहीं करनी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट जो है आपको दोषी माने कि नहीं माने। आप माने जा सकते हो, नहीं भी माने जा सकते हो, बट आपका फैसला आना था मान लो 14 अप्रैल 22 को, ठीक है। अब 31 मार्च 21 को आप अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो। सो व्हाट यू विल डू फॉर दिस लायबिलिटी, क्योंकि टेक्निकली अभी तक लायबिलिटी बनी नहीं है, बट फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आपके पास अगर कोई जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है आपको जो है उसको बताना चाहिए। और ये 5 लाख का केस बहुत बड़ा है आपके लिए। सो व्हाट यू विल डू, सच अ लायबिलिटी इज कंसिडर्ड एज कंटिजेंट लायबिलिटी, राइट, कि वो लायबिलिटी जो अभी तक लायबिलिटी नहीं है, वो लायबिलिटी अराइज हो सकती है इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब बात समझ में आ गई दोनों के? नहीं है। नहीं। अच्छा देखिए, ये वाला केस वाला एग्जाम्पल था कि आप जो है केस 5 लाख का जीत भी सकते हो और 5 लाख का हार भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जीत जाते हो, राइट, तो आपको 5 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, नहीं देना पड़ेगा, राइट। ये मतलब आप जो है केस में आपकी विक्ट्री हो जाती है, यू विन द केस, राइट। तो आपको 5 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। एंड इफ यू विल लूज द केस तो आपको 5,000 वो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब ये बताइए, जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ गया 14 अप्रैल 22 तक, और हम अकाउंट्स पहले क्लोज कर रहे हैं सर, वो तो करेंगे 31 मार्च को। 31 मार्च को। सो यू नीड नॉट टू रिकॉर्ड
5 लाख रुपीज एज अ लाइबिलिटी, आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 5 लाख रुपए दिखाने नहीं है एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि वो अभी तक लाइबिलिटी बनी नहीं है, बन सकती है। ठीक है, हाँ अच्छा, मतलब सर जब 4 अप्रैल को आएगा तो वो अपने 2022 की बुक में दिखाएगा वो रिकॉर्ड फिर हाँ, अगर कि हमें। वो वो जो भी होगा वो तब की तब देखी जाएगी, अभी तक हाँ लाइबिलिटी बनी तो नहीं है ना, ना, जब बन जाएगी वो तब दिखाएगा वो मतलब। लाइबिलिटी बन सकती है, उसकी जो है हाँ पॉसिबिलिटीज है बनने की। हाँ। तुम्हारी समझ अगर में आ रही है अगर मानस? अगर सर यस वो सर। नहीं बनी तो वो लॉस में दिखा दे कि मेरे 5 लाख रुपए लॉस में चले गए। अभी नहीं बनी वो बात की बात है, अगर बन गई लाइबिलिटी, ठीक है, हाँ अभी हम ये कह रहे हैं हाँ बन भी सकती है नहीं भी बन सकती है। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, तो हाँ। ऐसी लाइबिलिटी को हम कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। हाँ। ऐसी लाइबिलिटी जो अभी लाइबिलिटी नहीं है, नियर फ्यूचर में लाइबिलिटी बन भी बन सकती सकती है बन है, नहीं। सकती। वो हमारी क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। और उस लाइबिलिटी का बनना या ना बनना एक इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो हाँ। इवेंट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। अगर सर बन गई तो हम किस मतलब कैसे देखिए, चढ़ाएंगे फिर रिकॉर्ड? अब देखिए, बन गई हाँ तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी की कैटेगरी से एक नॉर्मल लाइबिलिटी बन जाएगी और आप उसको अकाउंट्स के अंदर दिखा दोगे। हाँ। और अगर नहीं बनती है तो बस जो है आप कंटिंजेंट लाइबिलिटी की कैटेगरी से उसको हटा दोगे, बात खत्म। हटा दो। ठीक है ना? अब आप मतलब कहोगे कि सर, सिर्फ अब आप कहोगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी अगर बनी नहीं थी और हमको अकाउंट्स में दिखाना तो हम कैसे दिखाते, हाँ। है ना? तो हम अकाउंट्स में दिखाते हैं, एक चीज कहलाती है फुटनोट। ये अकाउंट्स का पार्ट, मतलब अकाउंट्स के बैलेंस शीट के अंदर का पार्ट नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा चीजें होती है जिसको हम नोट्स कहते हैं। फुटनोट कि आपने अलग से एक नोट डाल दिया कि अगर कोई पर्सन हमारी बैलेंस शीट चेक करेगा तो उसको यही पता चल जाएगा कि ठीक है, इन लोग के ऊपर एक केस चल रहा है जिसके लिए उनको 5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। नाउ गॉट इट? अच्छा। यस सर। हाँ कोई डाउट अब इसमें नहीं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी में? अब देखिए, फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर कहता है दैट यू शुड रिकॉर्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आल्सो एज अ फुटनोट ही करिए, बट करिए। ठीक है? हम्म। ठीक है। सर मतलब जो अगर जैसे 14 अप्रैल को आना डिसीजन तो हम उससे पहले कुछ नहीं लिखेंगे रिकॉर्ड में। नहीं, रिकॉर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ जब आप बुक्स क्लोज करोगे तो वहां पे फुटनोट बना के डाल दोगे। हाँ मतलब फुटनोट बना के डाल देंगे हाँ कि हमारे पास केस चल रहा था इसलिए अभी हम रिकॉर्ड मतलब नहीं कर सकते। हाँ, हाँ ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, मटीरियलिटी फुल डिस्क्लोजर का थोड़ा अलग होता है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, फुल डिस्क्लोजर ये कहता है, हेलो, क्या हो गया? कंटिन्यू करें? हेलो, हेलो, हेलो हेलो। हेलो। हाँ, क्या हो गया था अभी सर मानस? वो एक डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट हो गया सर था? हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गए। ओके। और आकर्ष, यस सर। तुम यहीं पे हो? ठीक है, कंटिन्यू करें? यस सर। सेटल हो गए हो तो ठीक है। हाँ हाँ। मटीरियलिटी की बात करते हैं। देखिए, फुल डिस्क्लोजर क्या कहता था कि आपको जितनी भी चीजें हैं आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी अकाउंट्स के अंदर, हम्म। राइट? हाँ नेक्स्ट इज योर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी उसका थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ा सा। मटीरियलिटी कहता है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आप इंपॉर्टेंट हेड्स बनाइए। ये फुल डिस्क्लोजर का थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ आप रिकॉर्ड करिए, सब कुछ जैसा भी है आप जो है इंपॉर्टेंटली उसको बताइए, राइट? अब एक एग्जांपल देते हैं, उससे पहले ये बताइए व्हाट वर फिक्स्ड एसेट्स। जो सर जो एक 1 ईयर से ज्यादा 1 ईयर से रहे। ज्यादा होते हैं। राइट, 1 ईयर से ज्यादा होती है। अब एक चीज लेते हैं, स्टेपलर, यहीं पे रखा हुआ है। स्टेपलर की लाइफ 1 ईयर से ज्यादा होती है, हाँ या ना? हाँ हाँ राइट। और मतलब ये फिक्स्ड एसेट है आपके अकॉर्डिंग, हाँ। हाँ। बट इसकी कॉस्ट हाई है क्या? कितने रुपए का आता है? 100 रुपए का कॉस्ट हाई है इसकी? मशीन जितनी हाई है? नहीं। नहीं। नहीं है हाई।
तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि मतलब आप एक 100 रुपए के स्टेपलर को 10 साल तक चलाओगे, फिर 10 साल तक इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इसके लिए अलग से बुक्स में दिखाओगे। अरे इसको जो है फिक्स्ड एसेट की करंट एसेट मानो, 1 साल में ही तुम इसको राइट ऑफ कर दो और इसको यूज करते रहो। ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। बात समझ में आई? मतलब ये छोटे छोटे मतलब जो मतलब कुछ थोड़ा कम रेट की चीजें होती हैं वो ऐसे ही डाल देना और वो क्लोज कर देना, मतलब वो यूज करते राइट, रहें। उसको जो है यूज करते जाओ और उसको खत्म कर जाओ। स्टेशनरी की चीजें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक पेन जो है चल जाता है 1 साल से ज्यादा यूजेज नहीं है, या फिर पेन वही था, आपने जो है उसके अंदर रिफिल डालते गए आप, है ना? तो आपके हर एक रिफिल के लिए, हर एक पेन के लिए, हर एक इरेजर के लिए, हर एक रबड़ के लिए क्या आप जो है अलग से उसके ऊपर उसको फिक्स्ड एसेट मान के आगे लेते चले जाओगे और उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओगे क्या? नहीं। तो यही मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। राइट, देखिए, दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो मैंने कहा था वो लोग भी यही कॉपी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। आप इसको सीधे एक बड़ा सा हेड बनाओ, स्टेशनरी के अंदर डाल दो सब आइटम। आप अलग से स्टेपलर थोड़ा बनाओगे हेड, ठीक है? दीज अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद अदर आइटम्स। इसको आप या तो अलग आइटम्स के साथ मर्ज कर दीजिए या फिर इसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन्ड। ठीक है, ये अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की एक स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ और अच्छे से समझने के लिए। एक और चीज होती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री चलो आप समझ ही लेते हैं क्योंकि बेसिक टर्म्स के अंदर था ही, राइट? थोड़ा स्किप हो गया था, तो इन्वेंट्री और समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वेंट्री? मानस, तुम्हें तो पता होगा, तुम्हारे स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा। नहीं सर, थर्ड चैप्टर में ना पढ़ा दिया। नहीं, सेकंड चैप्टर में है बेटा इन्वेंट्री, बेसिक अकाउंटिंग भी टर्म्स नहीं में। पढ़ा। नहीं पढ़ा है? फर्स्ट ही चल रहा है। फर्स्ट चल रहा है, चलिए अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। ऐसा तो नहीं लग रहा तुम लोग को तेज भाग रहा हूँ? नहीं हैं? नहीं। दूसरा जवाब नहीं आया? नहीं ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं इन्वेंट्री की। देखिए, इन्वेंट्री क्या होती है? ये हमारा एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बाद में अलग से बात कर लेंगे, बट अभी आप बस ये समझ लीजिए AS2 ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे कल बात करेंगे, ठीक है? AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। राइट, AS मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। अभी तक जो है 31 के आसपास आ चुके हैं, राइट? इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या कहता है, ये वाली बताओ, समझ लो। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले इन्वेंट्री की डेफिनेशन बताई गई है कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन्वेंट्री आर एसेट्स। सबसे पहले इन्वेंट्री को उसने किस में क्लासिफाई कर लिया कि वो लायबिलिटी है कि एसेट है? वो क्या है? एसेट्स है, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। जो हमने किसी भी बिजनेस ने किस लिए अपने पास रख रखा है? फॉर द पर्पस ऑफ सेल। मतलब ये क्या हो गया हमारा? स्टॉक, राइट? सेकंड पॉइंट कहता है और इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। या तो हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है उस सेल के लिए ही, जैसे हमारा कुछ, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ऐसा सामान जो बन के तैयार नहीं हुआ है बट उसको रॉ मटेरियल भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना? जो आधा मैन्युफैक्चर्ड है, आधा बना है, आधा उस पर काम बचा है, राइट? तो वो हो गया इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। और थर्ड कहते हैं टू बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आगे जाकर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यूज होने वाला है। मतलब ये हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल, ठीक है ना? और इस चीज के अंदर हम एक चीज और शामिल कर लेते हैं जो होते हैं हमारे कंज्यूमेबल्स
और उसी के अंदर एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब क्या होता है, मैं इस पे आना चाहता था, लूज टूल्स पर। लूज टूल्स का मतलब होता है वो टूल्स जो मशीनरी के साथ यूज करे जाते हैं ताकि उसमें प्रोडक्शन चलता रहे। बेसिकली स्क्रू ड्राइवर हो सकते हैं, हमारे पेचकस, प्लास, ये सब चीजें होती हैं हमारे लूज टूल्स के अंदर। बात समझ में आ गई? हम्म। अब लूज टूल्स, बहुत से लोग इसको कह सकते हैं कि इसको हमको फिक्स्ड एसेट मानना चाहिए, क्योंकि एक पेचकस, प्लास नॉर्मली 1 साल से ज्यादा ही चलते हैं, राइट? हाँ। और फिक्स्ड एसेट मानकर इसके ऊपर फिर फिक्स्ड एसेट मानेंगे तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए क्या करा, इन सब चीजों को, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत कम है, इसको लूज टूल्स की कैटेगरी में डाल दिया। और इन्वेंट्री हमेशा पूरा का पूरा करंट एसेट्स का ही पार्ट माना जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ। और ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट से कैसे लिंक्ड है, ये वाली बात समझ में आ गई? नहीं, ये नहीं है। क्या चीज नहीं आई? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट से कैसे लिंक है? लेकिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट से बेटा ऐसे लिंक्ड है, क्योंकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट अगर नहीं लागू होता तो हम इसको फिक्स्ड एसेट में दिखाते। मटेरियलिटी ये कहता है कि अगर इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हो तो आप लेके जाओ उसके अंदर, फिक्स्ड एसेट के अंदर, वरना तो हमने हाँ, इसको हाँ। लूज टूल्स मान के करंट एसेट में दिखा दिए, 1 साल में खत्म कर देंगे। अच्छा, ठीक। गॉट इट? हाँ। ठीक है, तो इन्वेंट्री समझ में आ गया होगा, वो सॉरी, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हाँ। राइट? नेक्स्ट इज योर कंजर्वेटिज्म, या फिर जो हमने अभी पढ़ा था प्रूडेंस। अभी इसको लिखे रहने दे रहे क्योंकि ये और काम में आएगा अभी। कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। देखिए कंजर्वेटिज्म क्या होता है, प्रूडेंस क्या होता है, ये भी थोड़ा बहुत बता ही दिया था। और वही चीज है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर हमारा कोई लॉस होने वाला है तो उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, और अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड मत करो, उसको जब हो जाए तब रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated unrealized gains should be ignored. In other words, conservatism is the policy of playing safe. ठीक है, हम सेफ प्ले करते हैं कि अगर हमको लगता है कि जो है लॉस होने वाला तो हम इसको पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, और प्रॉफिट होने वाला तो उसको इग्नोर कर देते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए ये कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट ही है जिसकी वजह से हमारे 2 पॉइंट आए एक्सेप्शन के इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, लिखवाए थे मैंने, जो 2 एक्सेप्शन लिखवाए थे। कि पहले डेप्रिसिएशन वाली चीज थी, चलो वो तो हटा दो, चलो वो इसके अंदर नहीं आता है। बट जो हमारा वो था कि जो इन्वेंट्री है इज रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लेस, राइट? अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, इन्वेंट्री तो हमने समझ लिया था, ये AS2 का ही हिस्सा है। AS2 के अंदर ही गाइडलाइंस दे रखी हैं, ये कहा गया है दैट द इन्वेंट्री समझ गए होगे, स्टॉक वगैरह, तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज हाई या लेस, विच एवर इज लेस। अब देखिए इसको जब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, हमने कोई चीज इन्वेंट्री में पड़ी हुई थी हमारी और उसकी कॉस्ट थी मान लीजिए 5000 रुपीज, ठीक है, ये है हमारी कॉस्ट। अब 2 सिचुएशन बनती हैं इसके बाद। सिचुएशन ए जिसके अंदर हमारे पास जो सामान पड़ा हुआ था उसकी वैल्यू बढ़ गई और वैल्यू बढ़ के हो गई 6000 रुपये। और दूसरी सिचुएशन जिसके अंदर हमारे पास जो चीज थी उसकी वैल्यू घटकर हो गई 4000 रुपये, ठीक है? तो अब ये बताओ आकर्ष कि ए केस में कितने रुपीस पर हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे इन्वेंट्री को बुक्स के अंदर? क्या हो गया? ए केस में कितनी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री को?
ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम बताओ जरा मानस। 5000। 5000। आकर्ष। हाँ दोनों के बीच, हाँ वो छोड़ ठीक है। देखो एक बार फिर से समझो क्या है कि मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस दे रखे हैं, दीज आर मार्केट हाँ प्राइस हाँ एंड दीज आर अवर कॉस्ट। सो मार्केट प्राइस और कॉस्ट में जो कम होगा उसको ले लेंगे। अब एक केस में क्या है, 6000 रुपीज हो गया मार्केट प्राइस हाँ। और कॉस्ट 5000 है, कौन सा कम है? 5000। सो हमारी कॉस्ट क्या हो गई? 5000। मतलब हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे, 5000 पे। 5000। हाँ अब बी केस के अंदर क्या हो गया? सर, तो बी के में 4000 पे करेंगे। 4000 पे हाँ। करेंगे, बस यही चीज है, राइट। तो हम्म। वही जो है हमारा कंजर्वेटिज्म का, प्रूडेंस का, या फिर AS2 का कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट कॉन्सेप्ट यही है कि अगर लॉस हमको होता हुआ दिखता है तो हम उसको अभी रिकॉर्ड करते हैं, और अगर प्रॉफिट प्रॉफिट होता नहीं हुआ दिखता करते है हैं। तो जो है उसको नहीं वो रिकॉर्ड करते बाद हैं, में उसको रिकॉर्ड जब करके। जब रियलाइज हो जाएगा तब रिकॉर्ड हाँ करेंगे। हाँ ठीक हाँ। है। हम्म। आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। यस सर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से गैप के बारे में डिस्कशन नहीं करा, टाइम कितना हो रहा है? सर हाँ। 5 o'clock पे हो रहा है। चलो 2 मिनट में कर ले रहे गैप के बारे में। एक चीज होती है GAPP सॉरी, उसको कल मैंने गलती से आपको कन्वेंशन करके पढ़ा दिया था। मैंने बताया था CAG 3 चीज होती है, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, गोइंग कंसर्न। यस सर। हाँ। तो वो आपके गैप होते हैं, GAAP, मतलब दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। वो प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्टेड हैं और हर जगह पे फॉलो करे जाते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो अलग से दिखाएंगे। मैंने उनको गलती से आपको कन्वेंशन करके बता दिया था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बात समझ में आ गई। सर। ठीक है। और वो 3 ही है हमारे, CA और G, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल और गोइंग कंसर्न। गोइंग कर। ठीक है ना। यस सर। ठीक है। ठीक है, अभी 2 मिनट का रेस्ट दे दो मेरे को, मतलब 5 मिनट का। 5 मिनट के अंदर फिर स्टार्ट करते हैं आपका इकोनॉमिक्स। बनाओ। ठीक। ठीक है।
हेलो। यस सर। आ गए? कोई डाउट हो बेटा कल के उसमें तो पूछ सकते हो अभी, फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करें। सर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज क्या होती हैं? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज तुम लोगों ने उसमें पढ़ी होंगी नॉर्मेटिव में। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले में। देखिए अभी आज इतना समझ लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी होती है देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाली जो पॉलिसी होती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और फिस्कल पॉलिसी होती है वो पॉलिसी जिस पॉलिसी से आप सेकंड गवर्नमेंट, चैप्टर पे आ गए क्या? नहीं वही है। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट, गवर्नमेंट का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो जिस पॉलिसी में डिसाइड करती है उसको हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अभी आप बस इतना समझ लीजिए, इतना ज़्यादा अभी इसमें कंफ्यूज होने की, दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 12th के अंदर पढ़ना आराम से। ये बात जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कि एक इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सर अब तो सेकंड चैप्टर है ना? जी अब तो सेकंड चैप्टर है। अब जो है पता नहीं, क्योंकि बुक के अंदर कई बार मैंने देखा था चेंज हो गया था। सेकंड चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिलहाल हाँ। टॉपिक है ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मेरे नोट्स के अंदर ही फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही कैटेगराइज है। ठीक है ना, ऑफ इकोनॉमी। टॉपिक वही होगा, टॉपिक सब पूरे आएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पहला हमारा जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये समझ लीजिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है। हमने जब पहली दिन जब इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, राइट, है ना। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस होते थे उसकी वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती थी जिसको हम लोग कहते थे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। याद आया? ठीक है, अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती थी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो एक इंडिविजुअल के लेवल पे होती थी, बट अगर हम एक इकोनॉमी के लेवल पे बात करें कि एक इकोनॉमी के पास भी, एक देश के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वहां पे रहने वाले लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं वो अनलिमिटेड हैं, हाँ। और जो रिसोर्सेज हैं उनके भी ऑल्टरनेट यूजेस हैं। तो उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करा जाए और रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हुए लोगों को मैक्सिमम एस्पिरेशंस जो उनके हैं वो फुलफिल करने में हेल्प करी जाए, वो इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, राइट। बट बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कि एक इकोनॉमी को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड पीपल हैव अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा फोकस इस बात पे करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, उसके सॉल्यूशन को इतना नहीं करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म, कि हम क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर क्या चीजें होती हैं उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है
कि एक इकोनॉमी के पास ये प्रॉब्लम होती है कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी के अंदर जो है डिवाइड करे जा सकते हैं. द फर्स्ट वन इज योर कंज्यूमर गुड्स एंड द अदर वन आर योर कैपिटल गुड्स. पढ़ रखा है? नहीं, तो बुक में लिखा है. अच्छा ठीक है. कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स तो ठीक है. कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? नाम से पता चल गया होगा. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर. ठीक है. एंड कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट यूज्ड बाय द कंज्यूमर. तो कंज्यूमर के अलावा इकोनॉमी के अंदर एक और पर्सन होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर. सो कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर and the capital goods are used by the producer. ठीक है. अब एक बात और समझ लीजिए, कैपिटल गुड्स वही गुड्स होते हैं जिनको हम अकाउंटेंसी में अभी भी पढ़ के आए हैं फिक्स्ड एसेट्स के नाम से. और फिक्स्ड एसेट्स के जो है सबसे पहला एग्जाम्पल जो मेरे मुंह पे आता है हमेशा क्या आता है? प्लांट एंड मशीनरी. राइट. तो कैपिटल गुड्स का एग्जांपल आपका हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी. और कंज्यूमर गुड्स का आपका एग्जांपल हो जाएगा कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हो. चिप्स का पैकेट हो सकता है, आपकी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, पिज्जा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. राइट. आई विल टेक अ बर्गर. तो बर्गर. ठीक है. बात समझ में आ गई कि एक इकोनॉमी के पास ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स. And this is the main problem of the economy, that is what to produce. ठीक है. अब जरा गुड्स को और क्लासिफाई कर लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स को भी और कैपिटल गुड्स को भी. कंज्यूमर गुड्स बच्चों हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं ड्यूरेबल और दूसरे होते हैं हमारे सिंगल यूज. ठीक है ना. कंज्यूमर गुड्स को और क्लासिफाई कर रहे हैं हम. द फर्स्ट टाइप इज your durable goods and the other type is your single use. ठीक है. ड्यूरेबल गुड्स नाम से समझ में आ गया होगा. आकर्ष क्या समझ में आ रहा है नाम से? ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा टाइम चल जाओ. जो ज़्यादा टाइम चल जाए. एग्जाम्पल दे दो कोई सा. कपड़े. ठीक है. मोबाइल फोन्स. हाँ. है ना. चश्मा. तो ये सब हमारे क्या हो गए? ड्यूरेबल गुड्स हो गए. वो गुड्स जो हम यूज कर सकते हैं. और सिंगल यूज में चिप्स के पैकेट्स. राइट. जो हमने एक बार में कंज्यूम कर और वो खत्म हो गया. राइट. तो वो क्या है? सिंगल यूज. ठीक है. तो ड्यूरेबल हमारे कौन से हो गए? जैसे टीवी, फ्रिज, राइट, लैपटॉप. है ना. ये सब आपके ड्यूरेबल के अंदर आ गए. सिंगल यूज के अंदर कौन से आ गए? वही हमारे ई टेबल्स लिख दे रहा मैं शॉर्ट में. ठीक है. पेन किसमें आएगा? पेन वो भी ड्यूरेबल होता है क्योंकि सिंगल यूज में तो खराब नहीं होता है ना. वो अलग बात है. वो सेमी. देखिए फिर ड्यूरेबल की भी और ज्यादा क्लासिफिकेशन हो जाती है जो अगले साल पढ़ोगे. बट ड्यूरेबल का मतलब ये समझ लो जो एक बार से ज्यादा चल जाए वो ड्यूरेबल है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या है कि वो चीजें जो हम जो है प्रोड्यूसर जो यूज करता है. ठीक है ना. कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी एंड आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है ना. अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम मिली हुई है जिसको हमने एड्रेस किया था एंड दैट इज व्हाट क्वांटिटी. इकोनॉमी के पास हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि ठीक है वो गुड्स बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट ही शुड मैन्युफैक्चर द गुड्स इन व्हाट क्वांटिटी. एक इकोनॉमी, एक प्रोड्यूसर एक इकोनॉमी के अंदर कौन सी क्वांटिटी के अंदर कोई से भी गुड्स बनाए, वो उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये बताएगा कोई? बेटा आप लोगों से पूछा गया, कोई और तो है नहीं हम तीनों के अलावा. क्वेश्चन ये है कि
हमने प्रोड्यूसर गुड्स समझ लिए, क्या मतलब प्रोड्यूसर जो है दो तरीके के गुड्स बनाता है, या तो कंज्यूमर गुड्स बना सकता है, कैपिटल गुड्स बना सकता है. नाउ द क्वेश्चन इज इन व्हाट क्वांटिटी. अब वो दोनों गुड्स बना रहा है तो वो किस किस क्वांटिटी में बनाए, इसका क्या आंसर होगा. और इस वाली बात को याद रखिएगा यूज पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कितनी यूज होती है, ओके हिसाब से बनाएगा ना. ओके अगर से वो चीज कम यूज होगी तो कम बनाएगा और ज्यादा यूज होगी ज्यादा बनाएगा. राइट मीन्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी किस टाइप की है. हाँ. इकोनॉमी किस टाइप की है उसके ऊपर डिपेंड करता है. आपको एग्जांपल देते हैं. चाइना है हमारा पड़ोसी. चाइना को एक इकोनॉमी माना जाता है विच इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. मीन्स वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर इस पॉइंट ऑफ व्यू से करती है कि उसको बाहर माल बेचना है, बाहर एक्सपोर्ट करना है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से कम करती है कि वो अपने देश के लोगों के लिए बना रही है. हाँ. ठीक है. तो ऐसे इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स की ज़्यादा डिमांड होगी, राइट. और चाइना के अंदर एक और बात है कि वहाँ पर बूढ़े लोगों की जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंगर जनरेशन कम है, और इट इज सीन दैट द यंगर जनरेशन कंज्यूम्स मोर एज कंपेयर टू एन ओल्ड पर्सन. ठीक है, बात समझ में आ रही है ना. जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर का काम है क्योंकि वो एक्सपोर्ट करा जाता है. नहीं, इंडिया के अंदर अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया के अंदर यंग पीपल ज़्यादा हैं, तो यंग पीपल होने की वजह से यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा डिमांड करे जाते हैं. हाँ. राइट. और हम लोग के यहाँ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स जो है इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं. एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा है वो चाहेगा कि कैपिटल गुड्स बनाए, और ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा हैं या फिर यंग जनरेशन ज़्यादा है वो लोग चाहेंगे कि तो कंज्यूमर फिर गुड्स. चाइना तो कैपिटल गुड्स ही बनाता होगा ज्यादा से ज्यादा राइट. क्योंकि एक्सपोर्ट ही करता है उस समय. ठीक है ना. वो दिन अब में खराब जाता है. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ. इसके अंदर बात एक और समझिए. हम लोग ये मानते हुए चल रहे हैं दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस. ठीक है. अब जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से वी विल कंसिडर कि हम लोग अगर मींस एक दो गुड्स बन रहे हैं एक इकोनॉमी के अंदर, गुड्स एक्स और गुड्स वाई, तो हमको ये लिखना है कि इफ द प्रोड्यूसर वांट्स टू मैन्युफैक्चर मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स then he will have to sacrifice the quantity for goods y. ठीक है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं, या तो आप गुड एक्स बना लो या गुड वाई बना लो. ठीक है ना. तो लिमिटेड रिसोर्सेज का यही यूज है, मतलब यही इम्प्लीकेशन है, यूज तो नहीं, इम्प्लीकेशन यही है कि अब प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस लिमिटेड रिसोर्सेज, वो विल प्रोड्यूस either the quantity of goods x more or for the goods y. If he is manufacturing more quantity of goods x, then he will have to sacrifice the quantity for good y, and if he is manufacturing more quantity of goods y, then he will have to sacrifice the quantity for goods x. बात समझ में आ गई. मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स और गुड्स वाई, या तो गुड्स एक्स बन सकते हैं, गुड्स वाई बन सकते हैं, और अगर दोनों बनाने हैं तो एक की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, दूसरे की क्वांटिटी कम रहेगी. ठीक है ना. तो अगर जो है गुड्स एक्स की ज्यादा बनाएगा तो गुड्स वाई की कम करनी पड़ेगी, और गुड्स वाई ज्यादा बनाएगा तो गुड्स एक्स की कम करनी पड़ेगी. और यहीं पर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमको प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, सॉल्यूशन को नहीं. सॉल्यूशन हमारा एक पीपीसी कर्व होता है वो बताएगा, बट हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को एड्रेस करना था. प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया है. बात समझ में आ गई दोनों के. अब दिक्कत ये आती है कि अगर एग्जाम में आया कि what do you mean by the problem of what to produce, तो क्या लिख के आएंगे, है ना. क्योंकि हमको तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है, देखना है कि हमारा एक्सप्रेशन सही होना चाहिए. तो जो है कैसे लिख कर आएंगे, थोड़ा बहुत सोच सकते हो. It depends on the usage of the goods and economy. We are not just considered about the point which we have just studied in what quantity, we have to address the whole problem. हमको पूरी प्रॉब्लम एड्रेस करनी है.
सोचो सोचो, दोनों सोचो, 1 मिनट का टाइम है, फिर बताइएगा। जब तक आप लोग के लिए सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है। सोचा कुछ आया कि इसको लिखेंगे कैसे, कि अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसको सर कैसे कैसे लिखेंगे? कोई डिसीजन लिया गया तो फिर एक चीज ज्यादा बनेगी और एक चीज कम बनेगी। बेटा आप तो वो सेकंड प्रॉब्लम एड्रेस करने पे आ गए। मानस तुम कुछ बोलो। सर हमें वो सारी चीजें बनानी चाहिए जो जिससे सर मैक्सिमम लोगों की हाँ सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है, थोड़ा बहुत सही है, सेटिस्फाइड हो। थोड़ा बहुत सही है। अब जरा देखो, 1 मिनट में अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आ रही है मेरी स्क्रीन? सर। ठीक है। अच्छा, राइट। देखिए इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे तो हमारा हो गया था, हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और उसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। मैंने कहा था यही बताना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या बताना है। थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन देखना मैंने कैसे लिखा है, और थोड़ा बहुत आप भी इसके जैसा तो नहीं, मतलब अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। देखिए, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स दैट अ प्रोड्यूसर इज कंफ्यूज्ड इन व्हाट टाइप ऑफ गुड्स ही शुड प्रोड्यूस, एंड गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, राइट। यही बताया था मैंने स्टार्टिंग से। यस सर। Consumer goods are those goods which are used by the consumer like bread, fridge, etc. Consumer goods are of 2 types, durable or single use. Capital goods के बारे में बता दिए। Capital goods are those goods which are used by the producer like plant and machinery and are used in the process of production. और what to produce के साथ एक और प्रॉब्लम आती है, also submerges with the problem the number of units to be produced, मतलब in what quantity की बात कर रहे हैं हम, है ना। हाँ तो suppose a producer is manufacturing goods which are of 2 varieties, say goods X and goods Y. So if the consumer wants to increase the production of goods X, then decreasing the production of goods Y is the only option because producer has limited resources. समझ में आया थोड़ा बहुत आंसर कैसे लिखना है? हाँ आगे। ठीक है ना, ये नोट्स सर में मैंने मतलब बिल्कुल एंड का ही बोल दिया था डायरेक्ट। वही तो मैं कह रहा था, आप बार बार जो है आप यहीं पर आ रहे थे इन व्हाट क्वांटिटी। हाँ आप यहाँ पर ऊपर का जितना दे रखा है वो वाली चीज आप जो है बिल्कुल एड्रेस ही नहीं कर रहे थे, कि जो है 2 टाइप के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। और मैंने यही बताया था कि आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, आंसर को नहीं। आपको ये बताना है टीचर को, जब आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप प्रॉब्लम बताओ क्या है, सॉल्यूशन मत बताओ, प्रॉब्लम बताओ क्या है। तो आपको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। मैं ये नोट्स आप लोग के साथ शेयर तो करूंगा ही, ठीक है, बट जो है अभी चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं नोट्स के ऊपर, मतलब नोट्स तो दे ही देंगे। हाँ ठीक है, अब इतने टॉपिक में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें तो हल्के हल्के चलेंगे, वरना चीजें छूट जाएंगी बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूस कैसे करें, हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूसर के आगे ये बात आती है कि भैया कैसे बनाए। अब ये डिसाइड कर लिया बड़ी मुश्किल से क्या बनाए, गुड्स एक्स बनाए, गुड्स वाई बनाए, और किस क्वांटिटी में बनाए, सब कुछ डिसाइड कर चुके बैठ गए हैं। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस। तो देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम होती है
उसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्शन की दो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. The first technique of production is called as capital intensive and the other technique of production is called as labor intensive. एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर कैपिटल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, दूसरी टेक्निक जिसके अंदर लेबर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, राइट। Now what is the difference between capital intensive and labor intensive? In capital intensive technique of production, what you do is that you use the most updated plant and machinery for the process of production. और ऐसे प्रोसेस करने से क्या होता है, ऐसे मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करने से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन मिलता है। मींस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से क्या होता है, मोर प्रोडक्शन। इसमें कैपिटल ज्यादा होती है, लेबर कम होती है ना, राइट। अब मोर प्रोडक्शन तो होता है बट इसकी एक कॉस्ट होती है, वही जो अभी तुमने बोली आकाश, कि ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर इकोनॉमी के लेवल पे बात करें तो इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि एक एडवांस्ड मशीनरी को चलाने के लिए मशीनरी बनाई ही ऐसी जाती हैं कि उन मशीनरी को चलाने के लिए कम लोगों की जरूरत हो। सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर क्या होता है, मोर प्रोडक्शन बट लेस एम्प्लॉयमेंट या फिर मोर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, लेस प्रोडक्शन, मोर एम्प्लॉयमेंट, हाँ, लेस प्रोडक्शन एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। मोर एम्प्लॉयमेंट। सर दोनों में बराबर नहीं हो सकता? तभी बेटा बात कही जाती है कि आपको लेबर प्लस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना चाहिए, या फिर वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे मैंने चाइना की बात बताई थी, चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बूढ़े लोग हैं। नाउ द ओल्ड एज्ड पीपल कैन नॉट डू मच ऑफ द लेबर वर्क, तो ऐसी कंट्री के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, मतलब सर कंट्री के हिसाब से देखा जाता है कि वहाँ पे कौन सी यूज कर सकते हैं। राइट। जैसे इंडिया में आप लेबर यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यंगर्स हैं। हाँ राइट, क्योंकि यहाँ पे जो यंगर जनरेशन ज्यादा है और यहाँ पर जो है लेबरर्स की बहुत ज्यादा सरप्लस है। तो अगर हम ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वहां पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करी जाती है ऐसे देशों में जैसे इंडिया का देश हो गया, और कैपिटल इंटेंसिव करी जाती है चाइना जैसे देशों में, जहां पर जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है मशीन चाहिए, क्योंकि वहां पर यंगर जनरेशन इतनी ज्यादा है नहीं, या फिर यूरोपियन कंट्रीज जहां पे ज्यादा बूढ़े लोग ही हैं, ठीक है। तो ये है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम, ठीक है ना। और प्रॉब्लम के अंदर हम क्या बात करते हैं, ये दो बातें हैं कि इन दिस द प्रोड्यूसर डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, that which technique of production he should choose for the purpose of his production, labor intensive technique और capital intensive technique। फिर labor intensive को समझा देंगे क्या होती है, capital intensive को समझा देंगे क्या होती है, प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब ये बताओ, हम जो ये पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम बता दी, बात खत्म। अभी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। नाउ इट इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आकाश तुम ये बताओ कि नॉर्मेटिव क्या होती थी? सर जैसे जो अब ओपिनियन सर डील करते थे रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू एंड प्रॉब्लम्स। ओके ठीक है, मतलब पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब कल हम लोग बात करेंगे फॉर हुम टू प्रोड्यूस में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस की, कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सर ये वैसे पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसमें पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में सब में सोचा जाता है। हाँ इसलिए आई ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि हम इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने, मैंने बार बार ये कहा कि सजेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है, इसके बाद जो कल हम पढ़ेंगे फॉर whom टू प्रोड्यूस, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस फॉर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। तो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग पॉजिटिव से नॉर्मेटिव की तरफ आ जाएंगे फिर, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर जो है पढ़ाई को समझ में आया तो आप कंटिन्यू रखेंगे ना अब, हाँ सर। हाँ मानस? यस सर। ठीक है, तो ऐसा है फिर जरा आप लोग अपने पेरेंट्स से कह दीजिएगा फीस के लिए, ठीक है। ठीक है। और अपने अपनी ईमेल आईडीज मेरे को जो है अभी व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जब रिकॉर्डिंग भेजनी है तो वो आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगी। ओके, ठीक है। ठीक हाँ ठीक है, ओके देन मीट यू टुमारो। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू, आप कट कर दीजिए जरा आप लोग।